नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश व पाल राजवंश की मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। उस त्रिपक्षीय संघर्ष का अध्ययन पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब उसके भाग 2 में इस त्रिपक्षीय संघर्ष के जो तीनों चरण थे उनका हम अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला चरण हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था और वो संघर्ष जिसकी शुरुआत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल से युद्ध किया और उसे पराजित किया। वत्सराज के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने उसका सामना किया और ध्रुव ने अपने राज्य से दूर आकर वत्सराज को पराजित किया था। लेकिन वत्सराज पराजित हुआ, ध्रुव विजय हुआ। फिर भी ध्रुव स्थायी राजवंश स्थापित नहीं रख पाया, क्योंकि उसके पास अभी तक इतनी शक्ति नहीं थी अपनी राजधानी से दूर। लेकिन इस पहले चरण में राष्ट्रकूटों को अल्पकालीन सफलता प्राप्त हो गई थी। अब त्रिपक्षीय संघर्ष जो 200 वर्षों तक चला था उसका दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण के संघर्ष का हम अध्ययन करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष के दूसरे चरण के दौरान 793 ईस्वी में 793 ईस्वी के आसपास ध्रुव की मृत्यु हो गई थी और ध्रुव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गोविंद तृतीय उत्तराधिकारी बना। लेकिन ध्रुव के अन्य पुत्र स्तंभ व गोविंद तृतीय के मध्य संघर्ष छिड़ गया और दक्षिण भारत के कई राजाओं ने राष्ट्रकूटों को कमजोर करने के लिए ध्रुव के दूसरे पुत्र स्तंभ का साथ दिया। उधर पल्लव राजवंश ने भी गोविंद तृतीय का साथ दिया और इस कारण बड़ी मुश्किल से स्तंभ को पराजित किया था। इसके बाद स्तंभ गोविंद तृतीय के प्रति निष्ठावान बन गया, परंतु उसका साथी गंग युवराज शिवमाल गोविंद के विरुद्ध संघर्ष करता रहा। अंत में शिवमाल को भी बंदी बना दिया और गोविंद तृतीय ने पुनः आपसी कलह समाप्त करके दक्षिण में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया। ध्रुव के आक्रमण से गुर्जर नरेश वत्सराज की शक्ति कमजोर हो गई थी। अब उसने जालोर को अपनी राजधानी बनाकर अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया। वत्सराज
और ध्रुव के आक्रमणों का पाल नरेश धर्मपाल पर अत्यंत घातक प्रभाव नहीं पड़ा था। और जब वत्सराज तथा ध्रुव दोनों ही अपने अपने स्थानों को लौट आए थे तो धर्मपाल ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया तथा अपने राज्य के संभावित आक्रमण के खतरे से बचाने का प्रयास किया। परिस्थितियां भी उस समय धर्मपाल के अनुकूल थी। वत्सराज राजस्थान में था, राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय व स्तंभ आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे और कन्नौज प्रदेश में इस समय आयुध वंश के दो भाई, कन्नौज पर उस समय आयुध वंश के दो भाई इंद्र और चक्र, इंद्रायुध और चक्रायुध सत्ता के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। पश्चिमी भारत में किसी शक्ति के लिए बंगाल पर आक्रमण करने के लिए कन्नौज का मार्ग सबसे सरल था। अतः धर्मपाल ने कन्नौज को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया ताकि बंगाल है वो सुरक्षित रह सके। यानी जो पश्चिमी भारत है उसके किसी शक्ति के लिए बंगाल पर आक्रमण करना है तो उसे कहाँ से होकर आना पड़ेगा? कन्नौज से होकर। इसलिए कन्नौज को धर्मपाल अपने अधीन करना चाहता था ताकि बंगाल पश्चिमोत्तर के आक्रमण से सुरक्षित है वो रह सके। और यह सोचकर धर्मपाल ने इंद्रायुध और चक्रायुध में से चक्रायुध का साथ दिया और पाल शासक धर्मपाल की सहायता से चक्रायुध कन्नौज का शासक बन गया। और उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि इस अवसर पर धर्मपाल ने कन्नौज में एक भव्य दरबार का आयोजन भी किया था जिसमें उत्तरी भारत के अनेक राजा उपस्थित हुए और उन्होंने धर्मपाल की प्रभुसत्ता स्वीकार की और उसके साथ साथ धर्मपाल की कठपुतली शासक चक्रायुध को कन्नौज का राजा स्वीकार कर लिया था। इसी अवसर पर धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की और इस अवधि में गुर्जर प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों की भूमिका के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी इतना हम कह सकते हैं कि पालों ने अल्पकालीन सफलता प्राप्त की थी और उस समय एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में धर्मपाल उदित हुआ था। संक्षेप में दूसरा चरण अगर हम समझें तो राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव की मृत्यु हो गई और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव की मृत्यु के बाद गोविंद तृतीय शासक बना और गोविंद तृतीय के भाई स्तंभ उसका विरोध करा। गोविंद तृतीय ने बड़ी मुश्किल से पल्लव राजाओं के सहयोग से स्तंभ को दंडित किया, अपनी ओर मिलाया। इसके बाद गोविंद तृतीय अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे। वहीं ध्रुव से पराजित वत्सराज जालोर गया और वहां जाकर उसने अपनी शक्ति का विस्तार करना है वो शुरू कर दिया। इस तरह इसके बाद जो बंगाल के पालवंशी शासक धर्मपाल है उसने भी ऐसी परिस्थितियों में अपना साम्राज्य सुदृढ़ किया और उसने अपने सुदृढ़ साम्राज्य पर अधिकार करने की कोशिशें वो शुरू कर दी और वह कन्नौज के चक्रायुध का साथ दिया। कन्नौज के चक्रायुध को शासक बनाया ताकि चक्रायुध का उसको सहयोग है वो प्राप्त हो सके। अब त्रिपक्षीय संघर्ष का
तीसरा चरण। अब देखिए, उस समय उत्तरी भारत में राजनीतिक समीकरण एवं परिस्थितियां जिस तेजी के साथ बदल रही थी, उस परिस्थिति में किसी भी शक्ति के लिए गंगा घाटी को स्थायी रूप से अपने अधिकार में बनाए रखना संभव नहीं था। और गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज की मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। नागभट्ट द्वितीय अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में जुट गया था। कन्नौज के सिंहासन पर चक्रा युद्ध की स्थापना नागभट्ट के लिए जबरदस्त चुनौती थी। अतः अवसर मिलते ही उसने धर्मपाल के कठपुतले कन्नौज के राजा चक्रा युद्ध पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया, उसे सिंहासन से हटा दिया और अपने कठपुतली शासक इंद्रयुध को कन्नौज का राजा बना दिया। और इसके बाद उसने धर्मपाल पर आक्रमण किया। संभवतः मुंगेर के पास दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और उस घमासान युद्ध में धर्मपाल पराजित हुआ। अपनी विजय के उन्माद में नागभट्ट ने शीघ्र ही मालवा, किरात, तुरुस्क, वत्स और मत्स्य देशों को भी जीत लिया। और इस प्रकार जब नागभट्ट उत्तरी भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना रहा था, तभी इतिहास की पुनरावृत्ति है वो हो गई। और संघर्ष के पहले दौर में जिस प्रकार वत्सराज को ध्रुव के आक्रमण से विजय के परिणामों से वंचित होना पड़ा, ठीक उसी प्रकार इस बार नागभट्ट को राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से परास्त होकर मरु प्रदेश की ओर भागना पड़ा। इस प्रकार त्रिकोणीय संघर्ष का जो तीसरा दौर है, ये उतार चढ़ाव वाला था। इसमें हम किसी एक को श्रेष्ठ, दूसरे को कमजोर है वो नहीं आंक सकते हैं। तो देखिए, उत्तरी भारत में राजनीतिक समीकरण और परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। शॉर्ट में समझ लीजिए। और उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय बन गया था। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने राज सिंहासन प्राप्ति के लिए, कन्नौज की प्राप्ति के लिए, कन्नौज की सिंहासन पर उस समय चक्रा युद्ध था, उसको पराजित किया जो धर्मपाल की कठपुतली था, और उसकी जगह इंद्रयुध को शासक बनाया। इंद्रयुध को शासक बनाकर कन्नौज को अपने अधीन रखना चाहा, लेकिन उसी दौरान राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के पुत्र गोविंद तृतीय ने आक्रमण किया और नागभट्ट द्वितीय पराजित हुआ और वह भी वहाँ से वो भाग गया। ये इसका शॉर्ट में सार है। अब हम देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष का चतुर्थ चरण। तो देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष का चौथा चरण है, ये भी काफी विवादास्पद है। पहली बात है कि गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत पर कब आक्रमण किया था। दूसरा, नागभट्ट द्वारा चक्रयुद्ध के स्थान पर इंद्रयुध को कन्नौज का राजा बनाने से पहले और बाद में, और उसके आक्रमण का क्या कारण रहा था।
क्या वह नागभट्ट की बढ़ती शक्ति को रोकना चाहता था, या धर्मपाल व चक्रायुध से उसने सहायता की याचना की थी? अब कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन विद्वान मानते हैं कि गोविंद तृतीय का जो आक्रमण था वह चक्रायुध को पद से जो नागभट्ट द्वितीय ने हटा दिया था, और धर्मपाल की पराजय के बाद ही वो हुआ था। जहाँ तक आक्रमण का सवाल है, तो उस समय धर्मपाल और उसका आश्रित चक्रायुध द्वारा नागभट्ट के विरुद्ध सहायता की याचना मांगी थी, और गोविंद तृतीय भी एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने की अभिलाषा भी रखता था। राष्ट्रकूट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों को अधिकृत करने के लिए लालायित था, और उसने इस क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया था। उसकी गतिविधियों से गोविंद तृतीय का चिंतित होना स्वाभाविक था, और वह अपने पिता की भांति सैनिक अभियान पर चला गया। धर्मपाल और चक्रायुध भी उनकी सेवा में उपस्थित हुए, और गोविंद ने द्रुत गति से नागभट्ट पर आक्रमण किया, और नागभट्ट राष्ट्रकूटों के प्रबल वेग को सहन नहीं कर सका, हार गया, और गोविंद तृतीय ने नागभट्ट के प्रदेशों को रौंदा, हिमालय पर्वत तक जा पहुंचा, और गोविंद तृतीय ने उसके घोड़े हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक बिना किसी बाधा के आने जाने में वो सक्षम कर दिए थे, अर्थात रुकावटें दूर कर दी थी, और उसने उत्तरी भारत की 2 प्रमुख शक्तियों को पराभव करके अपना साम्राज्य का विस्तार वो खड़ा किया था। इसलिए बीसी सेन ने लिखा है कि इस स्थिति में पहुंचकर त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हो गया, परंतु उनका कथन सही नहीं है। अब इस तरह जो गोविंद तृतीय के बढ़ते प्रभाव को सहन नहीं कर सके, और चौथे दौर के संघर्ष में नागभट्ट द्वितीय के साम्राज्य के स्वप्न को राष्ट्रकूटों ने वो ध्वस्त कर दिया था। अर्थात कहने का मतलब है कि जब नागभट्ट द्वितीय ने, शॉर्ट में समझ सकते हैं कि नागभट्ट द्वितीय ने जब चक्रायुध कन्नौज के शासक को पराजित करके जो धर्मपाल का आश्रित था, उसकी जगह इंद्रयुध को शासक बना दिया, तो इससे राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय नाराज हुआ, धर्मपाल नाराज हुआ, और इन्होंने मिलकर नागभट्ट पर आक्रमण किया, और नागभट्ट स्थिति को समझ नहीं पाया, और इस दौरान नागभट्ट द्वितीय की पराजय हुई, और गोविंद तृतीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक किया, गुर्जर प्रतिहारों के प्रदेशों को लूटा। अब राष्ट्रकूटों के घोड़े हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक निर्बाध तरीके से आ जा सकते थे। इस दौरान राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों में है वो क्षति पहुंची। राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों ने गुर्जर प्रतिहार वंश को क्षति पहुंचाई थी। धन्यवाद।